हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल दिवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास में अवस्था क्या है, बाल विकास की और विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, इसके परिभाषाओं को जानेंगे और इसमें एक अवस्था का हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बाल विकास इकाई 4 में विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो हम सामान्यतः जानते हैं विकास की 4 अवस्था होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और चौथा होता है प्रौढ़ावस्था। अगर बाल विकास की बात करें कि बाल विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं तो बाल विकास में केवल 3 अवस्था ही हम जिक्र करेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का। अगर हम विकास की बात करें तो इसमें 4 अवस्था मुख्य रूप से लिए जाते हैं। चौथा क्या हो जाता है? प्रौढ़ावस्था। तो हम जानते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन को। जो शैशवावस्था होता है ये जन्म से लेकर 6 वर्ष तक चलता है। जन्म से 6 वर्ष तक चलने वाला जो आयु होता है, जो काल होता है, उसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। अगला जो इसके बाद आता है वो बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक चलता है। जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की जो काल होता है वो शैशवावस्था होता है और 6 से 12 वर्ष का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बाल्यावस्था का होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है उनकी विशेषताओं के आधार पे। पहला जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था होता है, ये 6 से 9 वर्ष का होता है, और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था होता है, ये 10 से 12 वर्ष का होता है। इसके बाद हम जानते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका 13 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला पूर्व किशोरावस्था जो 13 वर्ष से 16 वर्ष तक चलता है, और उत्तर किशोरावस्था जो दूसरा है इसे 16 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 हम देखते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये बाल विकास की अवस्था होती है। अगर बाल विकास की बात करें दोस्तों तो आप इसको टिक करेंगे। बाल विकास में केवल 3 अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष चलती है, जिसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो 6 वर्ष से 9 वर्ष का होता है, और 9 से 12 वर्ष का जो अवधि होता है ये उत्तर बाल्यावस्था होता है। अगला जो तीसरा किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रखा गया है। इसमें जो पूर्व किशोरावस्था होता है ये 12 से 15 या 16 वर्ष होता है, और जो उत्तर किशोरावस्था होता है ये 16 वर्ष से 18 वर्ष का अवधि होता है। दोस्तों, ये जो अवस्थाओं को हम बांटते हैं, इन अवस्थाओं को बाल मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिकों ने इसे जो विभिन्न प्रकार के विकास में समय समय पर परिवर्तन होते हैं, जो नई नई योग्यताएं और विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, इन्हीं के आधार पे इन अवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। अगला जो है प्रौढ़ावस्था है। जो प्रौढ़ावस्था विकास की अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो चौथा प्रौढ़ावस्था को भी हमें पढ़ना होगा। प्रौढ़ावस्था ये 18 वर्ष से अधिक का होता है। 18 वर्ष से अधिक जब कोई हो जाता है तो वो प्रौढ़ावस्था में कहलाता है। तो इस प्रकार से विकास की सामान्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगर हम बाल विकास की केवल बात करें तो बाल विकास में 3 ही अवस्था होगी, शैशवावस्था, बाल्या और किशोरावस्था होता है। इसके हम टाइम ड्यूरेशन को समझ लिए और इसकी परिभाषाओं को आगे हम जानेंगे, जिसमें आज हम पहला पढ़ेंगे शैशवावस्था क्या होता है। ये जन्म से 6 वर्ष तक चलता है। दोस्तों, शैशवावस्था क्या होता है इसके पहले हम जान लेते हैं शैशवावस्था से पूर्व की जो अवस्था होती है, जब बालक अपनी माँ के गर्भ में होता है, उस अवस्था को गर्भावस्था या गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। गर्भावस्था का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 270 से 80 दिन का टाइम ड्यूरेशन इसका होता है। ये 270 से 80 दिन का दोस्तों ये टाइम ड्यूरेशन होता है। इसको हम कहते हैं 9 माह।
अधिकतम 9 माह 270 से 280 दिन का जो अवस्था होता है ये गर्भावस्था होता है। इस अवस्था जो है ये भ्रूण बनना से लेकर और जन्म तक की जो अवस्था होती है इसी को गर्भावस्था कहते हैं। आगे हम देखेंगे जब बालक जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके उम्र के 5 या 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उस आयु को ही शैशव अवस्था कहा जाता है। ये जन्म से 6 वर्ष की अवधि होती है। जो शैशव अवस्था की एक सामान्य सा परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक उम्र की चलने वाली अवस्था ही शैशव अवस्था कहलाती है। अगला जानेंगे शैशव अवस्था की कुछ परिभाषाएं, जो ये परिभाषाएं ऐसे ही परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कि इसके कथन हैं और ये किसके अनुसार है। इन्होंने शैशव अवस्था के बारे में इन लोगों ने जो अलग अलग कथन दिए हैं ये सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसको हम जानेंगे और साथ में शैशव अवस्था की परिभाषाओं को भी इन कथनों से समझेंगे। तो पहला है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने क्या कहा, तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इन्होंने क्या कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दोस्तों यहाँ आदर्श का तात्पर्य यह है कि शैशवावस्था में बालक जो कुछ सीखता है वो बिना किसी तर्क के, बिना किसी विरोध के जो कुछ उसे बताया जाता है, सिखाया जाता है, बालक सीधे उसका अनुकरण कर लेता है और वो सीखने लगता है। तो इसीलिए इस अवस्था को हम आदर्श काल कहते हैं। इसमें बालक जो है किसी प्रकार के तर्क या जो है विरोध नहीं करता है। तो इस अवस्था को हम शैशवावस्था का सीखने का आदर्श काल कहते हैं। ये वैलेंटाइन के अनुसार कथन है और ये कई बार ये परिभाषा के रूप में परीक्षाओं में पूछा गया है कि सीखने की अवस्था का काल किनका कथन है, तो वैलेंटाइन का कथन है। दोस्तों अगला जो दूसरा परिभाषा है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक एक प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इनको प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु का जो बालक होता है वो प्रायः अर्ध स्वप्ना अवस्था में रहता है। इन्होंने क्या कहा था कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। यहाँ पे हम जानेंगे अर्ध स्वप्न अवस्था क्या होती है। तो अर्ध स्वप्न अवस्था कल्पना की सजीवता जिसमें पाई जाए उसी को अर्ध स्वप्न अवस्था कहते हैं। जब बालक 3 से 6 वर्ष में होता है तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, खिलौनों को देखकर वो उसे तोड़ता है और वह उसको जानने का यह प्रयास करता है कि यह क्या है। अगर हम बालक को हाथी दे दें प्लास्टिक का तो वो बालक उसको प्लास्टिक का न समझते हुए वो उसको रियल हाथी समझेगा, क्योंकि बालक जो है सजीव में और निर्जीव में कोई अंतर नहीं कर पाता है। वह चित्र के अनुसार समझता है और वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने का प्रयास करता है। तो इसको जो है थॉर्नडाइक ने कहा है कि ये अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। जैसे कि अगर आप बालक को जो है मिट्टी का या प्लास्टिक का बना हुआ हाथी दे देते हैं तो वो बालक उस हाथी को खाना खिलाता है, वो उसको पानी पिलाने के लिए उसके पास पानी रखता है। अर्थात बालक को ये लगता है कि जैसे हम हाथी को देखते हैं वही हाथी ये भी है। अगर वो हाथी खाना खाता है, पानी पीता है, तो ये हाथी भी खाना खाएगा और पानी पिएगा। तो वह बालक के अंदर अर्ध स्वप्नावस्था होती है। बालक छोटे छोटे जब वो डॉल को लेते हैं तो वो डॉल को जैसे आम बालक होते हैं वो उन्हीं के समान उस डॉल को भी समझते हैं और डॉल को कपड़ा पहनाते हैं, जो है उसके साथ खेलते हैं। तो अर्थात बालक जो अर्ध स्वप्नावस्था में होते हैं, इन्हें सजीवता की कल्पना होती है इनके अंदर। ये जो है निर्जीव और सजीव वस्तुओं में भेदभाव नहीं कर पाते हैं, वो उनके आकार को देख के दोनों को एक समान समझते हैं। इसी को कहते हैं अर्ध स्वप्न अवस्था। तो ये थॉर्नडाइक ने लिखा है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु का जो बालक होता है ये प्रायः अर्ध स्वप्न अवस्था में रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीसरा जो है फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने क्या कहा है कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। दोस्तों फ्राइड जो है ये कहते हैं कि एक बालक या एक मनुष्य उसको जो कुछ बनना होता है वो जो है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। अर्थात बालक के जो शैशवावस्था का काल होता है वो उसके भावी जीवन की आधारशिला बनती है। यही जो है फ्राइड कहने का प्रयास कर रहे हैं
कि बालक भविष्य में जो कुछ बनना चाहता है वो उसके प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में जो उसको निर्देशित किया जाता है, जो उस पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैसा अनुशासन प्रदान किया जाता है, वही उसके भावी जीवन का आधारशिला बनता है। तो इसी को फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। दोस्तों, वाटसन की एक परिभाषा ये है, और वाटसन ने एक और बताया कि बालक जो है, या आप मुझे एक बालक दे दो, मैं जो चाहूँ वो उसको बना सकता हूँ। अर्थात बालक ने जो है इन्हीं सिद्धांत पर उन्होंने बात कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्राइड ने कहा, और वाटसन ने भी कहा था कि आप मुझे एक बालक दे दो, मैं जो चाहूँ वो उसे बना सकता हूँ। अर्थात एक बालक को शैशवावस्था में उसे जिस रूप में, उसे जिस वातावरण में हम ढालने का प्रयास करेंगे, जो हम उसे बनाना चाहेंगे, वो बालक उसको आसानी के साथ सीख लेगा बिना किसी तर्क और विरोध के। इसीलिए बालक को शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। वैलेंटाइन का ये कथन है। तो इस प्रकार से आपको जो है हमने समझा दिया। आइए आगे देखते हैं। फ्राइड के अनुसार, वाटसन के अनुसार, दोस्तों वाटसन ने एक और कथन कहा है शैशवावस्था को लेकर कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होता है। इन्होंने ये कहा कि जब शैशवावस्था में कोई बालक होता है तो उसके अंदर जो विकास की गति होती है या सीखने का जो गति होती है वो अन्य दूसरी अवस्थाएं, अर्थात बाद की जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, उससे जो है वो ज़्यादा होता है, अर्थात उससे ज़्यादा सीखता है वो शैशवावस्था में। इसको हम समझेंगे एक दूसरी परिभाषा से। गैसेल ने क्या कहा कि प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दोगुना सीख जाता है। अर्थात कि पहले 6 वर्ष में, जन्म से लेकर 6 वर्ष में आप बालक को जितना सिखाते हैं वो जो है अगले 12 वर्ष का दोगुना होता है। तो इस तरह से बालक की शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होता है, वाटसन ने कहा था। गैसेल ने कहा कि प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष से दोगुना सीख जाता है। एक और परिभाषा है जो है वो गुड एंड इनफ ने क्या कहा कि शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास अन्य अवस्थाओं की तुलना में सबसे तीव्र होता है। ये जो है गुड एंड इनफ का कथन है, इसे भी आप अपने नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि प्रथम शैशवावस्था में, गुड एंड इनफ ने क्या कहा कि शैशवावस्था में बालक का जो मानसिक विकास होता है वो बाकी दूसरे अन्य अवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक होता है। ये गुड एंड इनफ की परिभाषा है। तो इस प्रकार से आपने जो है महत्वपूर्ण परिभाषाओं को, कथन को और शैशवावस्था के वर्गीकरण को आपने जाना। आगे हम देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता। दोस्तों हमने बताया कि शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास बाकी अन्य के अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, तीव्र होता है। और केवल शारीरिक विकास ही नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास जो है शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से होता है। तो पहला शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। दूसरा मानसिक विकास की तीव्रता। अगर ये पूछा जाए कि शारीरिक विकास की तीव्रता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है या मानसिक विकास की तीव्रता सबसे अधिक किस अवस्था में होती है, तो ये दोनों शैशवावस्था में होती हैं। आगे देखेंगे हम तीसरा, सीखने का आदर्श काल। दोस्तों सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा गया है? तो अभी आपने कथन पढ़ा है, वैलेंटाइन ने कहा है कि सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल क्या है, आदर्श काल क्यों कहा जाता है? तो यह इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक को हम जो कुछ सिखाते हैं, जिस परिवेश में होता है वो अपने आप को उसी परिवेश में के अकॉर्डिंग वो उसका व्यवहार हो जाता है और वो सीखते जाता है बिना किसी विरोध और तर्क के। वो जिस वातावरण में उसके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही वो सीख जाता है और वैसा ही वो बनने लगता है। तो इसीलिए इसको हम सीखने का आदर्श काल कहते हैं। चौथा जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। दोस्तों जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ये जानने का प्रश्न है कि हमने बताया शैशवावस्था जो है इसमें बालक जो है जन्म से 6 वर्ष के बीच का होता है और जन्म से 6 वर्ष का बालक जो है जो कुछ सीखता है वो उसके भावी जीवन का आधार बनता है। जैसे कि वाटसन ने कहा कि आप मुझे बालक दे दो, मैं जो चाहूँ वो उसे बना सकता हूँ।
अभी फ्राइड कहते हैं कि जन्म से 3 से 4 वर्ष में बालक जो है जो कुछ सीखता है वही उसके भविष्य में वो बनता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो जन्म से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशव अवस्था होती है और ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसमें बालक जैसा अनुशासन पाएगा, जिस वातावरण में वो अपने आप को पाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके जो है भावी जीवन की आधार बनता है। अगला जो है 5वां, कल्पना की सजीवता पाई जाती है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि एक बालक एक मिट्टी के सामान में, एक खिलौने में और एक सजीव वस्तु में वो जो है उसके भेदभाव को भेद नहीं कर पाता है। हमने आपको बताया कि एक बालक को अगर आप एक मिट्टी का हाथी दे दें और तो वो बालक मिट्टी के हाथी को, जो वास्तविक हाथी होती है, वो उससे उसको तुलना करने लगता है और जैसे जो है वास्तविक हाथी को, एक सजीव हाथी को पानी और खाना खिलाया जाता है, वैसे वो मिट्टी के हाथी को भी खाना और पानी खिलाता है, बालक खिलाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो उसमें दोनों में भेद नहीं कर पाता है। और इसलिए क्योंकि वो दोनों को, बालक जो है हाथी की पहचान जो है वो 4 पैरों से, उसके जो है सूंड से और उसके जो है एक बड़े शरीर से वो उसकी पहचान करता है। तो इस प्रकार से हाथी के जो चित्र के आधार पर समझता है और चित्र के आधार पर जब समझता है तो वो उन दोनों में भेद नहीं कर पाता है। अगला जो है 6वां, दूसरों पर निर्भरता। दोस्तों शैशव अवस्था में जो बालक होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है, अर्थात जिसको हम पर निर्भरता भी कहते हैं, पर निर्भरता। इस अवस्था में बालक को खाना से लेकर पानी पीना, खाना खाना, उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, वो किसी दूसरे के द्वारा ही पूरी की जाती है। बालक स्वयं में उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं रहता है अभी। तो इसीलिए इस अवस्था को, शैशव अवस्था को जो है पर निर्भरता भी कहा जाता है, या दूसरों पर वो निर्भर होता है। 7वां, आत्म प्रेम या स्व मोह की भावना होती है। दोस्तों इस अवस्था में, शैशव अवस्था में जब कोई बालक होता है तो उसके अंदर आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है, वो आत्म प्रेम करता है। जैसे अगर एक बालक को कोई वस्तु खेलने के लिए दिया जाता है तो वो उसको अपना ही बस समझ के वो खेलता है। अगर उसके साथ में कोई दूसरा बालक है तो वो उसको वह वस्तु नहीं देता है। अगर कोई उससे बालक छीन लेता है तो वो जो है जबरदस्ती रोने लगता है और वह तब तक चुप नहीं होता है जब तक कि उसे उसकी वस्तु नहीं मिल जाती है। अर्थात वो अपने वस्तुओं से, अपने आप से बहुत ज़्यादा वो प्रेम करता है, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है शैशवावस्था में। अगला 8वां है, नैतिक गुणों का अभाव होता है, क्योंकि इस अवस्था में सामाजिक विकास में अभी जो है बालक का नहीं हुआ रहता है। बालक के मानसिक और शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, लेकिन सामाजिक विकास जो है वो उसके पूर्व बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है, क्योंकि बालक जो है बाल्यावस्था में जब पहुंचता है तभी वो समाज से बाहर, परिवार से बाहर सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से बालक के जो नैतिक गुण होते हैं वो बाहर के परिवेश में ही मिलते हैं। तो बालक का इसमें शैशवावस्था में नैतिक गुण का अभाव रहता है। 9वां, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होते हैं। दोस्तों इस अवस्था में, शैशवावस्था में बालक जो भी व्यवहार करता है, गतिविधि करता है, वो उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे बालक को अगर भूख लगा है तो वो सीधे खाना न मांग करके, बल्कि बालक जो है रोने लगता है और उसके रोने को देखकर परिवार के सदस्यों को ये ज्ञात हो जाता है कि बालक को भूख लगी हुई है, वो खाने के लिए मांग रहा है। तो इस प्रकार से बालक जो है, जो उसके जो कार्य होते हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार को मूल प्रतीकात्मक ढंग से पूरा करता है। तो इसीलिए कहा गया है शैशवावस्था में बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। 10वां, काम शक्ति का प्रदर्शन होता है। दोस्तों इस अवस्था में बालक के अंदर जो है काम शक्ति की उत्तेजना ज़्यादा होती है। अगला जो है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया है, बहुत साधारण सा इसका जो है व्याख्या है
कि शैशवावस्था में बालक जो कुछ सीखता है वो अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके, नकल करके ही सीखता है। उनकी बातों को दोहराता है, जो वो बोलते हैं, जो वो कार्य करते हैं उसी को बालक दोहराता है और इस प्रकार से वो अनुकरण विधि के द्वारा बालक सीखने का प्रयास करता है और सीखता है। अगला 12वां है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। दोस्तों, इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा पाई जाती है, जानने की इच्छा पाई जाती है। शैशवावस्था में बालक देखते हैं जब भी कोई खिलौना दिया जाता है तो 1 या 2 घंटे बाद बालक उसको तोड़ देता है, उसको पटकता है। अर्थात उसको पटकने के पीछे का रीजन यही है कि बालक उसको जानने का प्रयास कर रहा है। अगर जो है एक उसको हम कार देते हैं खिलौना प्लास्टिक का, वो कार चलता है तो बालक जो है जानना चाहेगा कि वो कार क्यों चल रहा है, क्यों जो है उस कार को एक जगह से दूसरी जगह उसको जो है फोर्स करने पर, धक्का देने पर वो कार जो है चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो उसके पहिया को निकाल देगा, फिर उसको चलाएगा, नहीं चलेगा, फिर पहिया को लगा के चलाएगा। तो इस प्रकार से बालक के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है हर कार्य को। आप जो है किसी जब बालक के पास बैठते हैं तो बालक से अचानक आपसे प्रश्न करने लगता है कि वो वस्तुएं क्या हैं, वो क्या हैं, वो कैसे चल रही है, चिड़िया कैसे उड़ रही है। तो ये सभी जो प्रश्न बालक करते हैं यही उनके जानने की जिज्ञासा की प्रवृत्ति को जो है बढ़ाते हैं। अगला जो 13वां है दोहराने की प्रवृत्ति। हमने आपको बताया बालक जो है जब अनुकरण द्वारा सीखता है तो वो किसी कार्य को, बड़े लोगों के कार्यों को वो दोहराता है और इस प्रकार से वो सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित होती है। अगला जो 14वां है अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, तो शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है और बाल्यावस्था में जब बालक पहुंच जाता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। तो हम बाल्यावस्था को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम जानेंगे कि बालक जो शैशवावस्था में होता है वो अंतर्मुखी होता है, अर्थात जानने की जिज्ञासा होती है लेकिन बहुत से प्रश्नों को बालक जो है दबा ले जाता है। अगर बालक एक बार पूछ रहा है और बड़े लोग एक बार बालक को डांट देते हैं तो पुनः बालक दोबारा उस प्रश्न को नहीं करता है। वो उस प्रश्न को अपने अंदर ही अंदर जो है उस प्रश्न को वो जो है रख लेता है। इसी को कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है। अगला जो है 15वां संवेगों का प्रदर्शन होता है। दोस्तों इस अवस्था में शैशवावस्था में बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। जैसे अगर बालक को कोई जो है कोई दुख पहुंचा रहा है तो बालक जो है उस क्रोध की भावना से उसको देखेगा या उससे दूर भगेगा। जब भी उसको देखेगा तो उससे दूर भगेगा या क्रोध की भावना से देखेगा। अगर बालक को कोई जो है प्यार कर रहा है तो बालक मुस्कुराता है और मुस्कुराकर अपने संवेगों का जो है प्रदर्शन करता है कि बालक उससे क्या हो रहा है, खुश है। अगर बालक को भूख लगता है तो रोता है, तो रोने से लोग समझते हैं कि बालक को भूख लगा है। इस प्रकार रोना, हंसना, किसी से दूर भगना, किसी पर क्रोध करना, ये सभी क्या है, भय, ये सभी संवेग हैं और इन्हीं संवेगों के प्रदर्शन से बालक अपनी जो है प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। अगला जो 16वां है दोस्तों, ये भी पूछा गया कई बार परीक्षाओं में, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां शैशवावस्था में पाई जाती हैं और जो शैशवावस्था में ऑडिपस ग्रंथियां होती हैं ये लड़कों में पाई जाती हैं और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है दोस्तों ये लड़कियों में पाई जाती है। तो ऑडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। जो ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथियां होती हैं ये क्या है कि लड़कों में जो ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है ये लड़कों का अपने जो है विषम लिंग के प्रति जो है उनका झुकाव ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर लड़के हैं तो उनका अपने माँ के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है शैशवावस्था में, और लड़कियाँ शैशवावस्था में जो जन्म से 6 वर्ष तक के होते हैं वो ज़्यादा अपने जो है पिता के पास रहना पसंद करते हैं। तो यही जो होता है ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों के कारण होता है। लड़कों में पाई जाती है ऑडिपस ग्रंथि, लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ। इसीलिए लड़के ज़्यादा झुकाव इनका अपनी माँ के तरफ होता है जबकि लड़कियों का ज़्यादा झुकाव अपने पिता के तरफ होता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं रहीं शैशवावस्था की। दोस्तों ये सभी जो विशेषताएं आपको बताया गया ये परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के जितने भी टेट, सीटेट, केवीएस, सुपर टेट के पेपर हुए हैं उनमें ये सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके पहले जो कुछ बताया गया इन सभी को आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। इसके आगे का जो चैप्टर है बाल्यावस्था उसकी विशेषताओं को लेकर, उसकी परिभाषाओं को लेकर।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को जितने फ्रेंड्स तैयारी करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम्स की, चाहे वो बीएड में हो, बीटीसी में हो या टेट सीटेट के भी या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अधिक से अधिक इस सेशन से, इस क्लास से जुड़ सकें। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।